क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तीन शब्द हैं तो हम तीनों शब्द यहां लिख लेते हैं, क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तीनों शब्द लिख लिए हमने यहां पे। अब देखो क्या है, मैं अगर आपसे कहूं कि क्लाइमेट क्या होता है, मतलब वहां पे किस तरह का वातावरण है, ठीक है, वहां पे ठंड रहती है, वहां पे गर्मी रहती है, वहां पे क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर सूखा पड़ा रहता है, सब कुछ, वो क्लाइमेट हो गया। वेजिटेशन मतलब क्या है कि वहां पे पेड़ पौधे किस तरह के हैं, ठीक है, वहां पे किस तरह के पेड़ पौधे, बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, बहुत डेंस वेजिटेशन होता है कि इस पास, जैसे डेजर्ट में हम क्या देखते हैं कि वहां का वेजिटेशन बहुत लो होता है, होते ही नहीं वहां पे पेड़ पौधे, कैक्टस वैक्टस होते हैं दो चार बस, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वहां पे जानवर क्या होते हैं, ठीक है, वहां पे किस किस तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती है। अब देखो क्या है कि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, कैसा वेजिटेशन है और कैसा वाइल्ड लाइफ है। तो यहां पे आप इंटर रिलेट ऐसे करो, देखो कि अब हिमालयाज है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अब हिमालयाज में कैसा क्लाइमेट रहता है आपको पता है, ठंडा रहता है सब कुछ, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है। अब उस कारण से वहां का जो वेजिटेशन होगा, कोनिफेरस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे ऐसे देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि क्लाइमेट वहां का ठंडा रहता है तो वहां पे जानवर भी कैसे रहेंगे, तो आप देखोगे पोलार बियर वहां पे मिल जाएंगे आपको, व्हाइट टाइगर जो ठंडे एरिया में रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे वैरायटी ऑफ शिप, गोट, याक वगैरह जो होते हैं, तो वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप समझो कि क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करा वहां की वाइल्ड लाइफ कैसी रहेगी, वेजिटेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीजें। एक और एग्जांपल लो, जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में आप देखते हो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सारी चीजें होती है, पानी नहीं होता है, तो पानी नहीं है, गर्मी है, तो उस कारण से वेजिटेशन कैसा होता है, बहुत स्पार्स वेजिटेशन होता है, ठीक है। कैक्टस के दो चार पेड़ इधर उधर मिलेंगे, कहीं बबूल का पेड़ मिल गया क्योंकि उसकी पत्ती छोटी है, तो अडेप्टेबल रहता है वेजिटेशन। क्लाइमेट और वेजिटेशन में रिलेशन रहता है। अब क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी रहती है, खाने पीने को कुछ रहता नहीं, तो जानवर भी वहां कैसे रहते हैं, रेप्टाइल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आपको स्कॉर्पियन जो होते हैं, छोटे छोटे बिच्छू जो होते हैं वो, फिर उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिजर्ड देखने को मिलेगी, तरह तरह की स्नेक्स देखने को मिलेंगे, फॉक्स देखने को मिलेगी, कैमल। तो इस तरह से क्लाइमेट पे वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इंटर रिलेशन आया समझ में? तो यही चैप्टर है हमारा पूरा। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। अब एक जैसे यहां पे एक टर्मिनोलॉजी है, इसे हम क्लियर करते हैं, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर वर्सेस क्लाइमेट, अब ये दो शब्द है, वेदर है और एक क्लाइमेट है। तो वेदर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं आज सुबह बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर है, ठीक है, शाम में क्या है, वेदर खराब हो गया भैया, बहुत आंधी तूफान चल रहे हैं। तो वेदर डे टू डे फिनोमिना होता है, मतलब जो हर दिन बदल सकता है, हर टाइम बदल सकता है, वो वेदर हो गया। क्लाइमेट क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन ओवर ए स्पेसिफिक एरिया, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे लंबे समय तक किसी प्रकार का अगर एक सिचुएशन देखने को मिलता है तो वो क्लाइमेट। जैसे डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, हॉट एंड ड्राई होता है। फिर वहीं पे आप रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट देखोगे, रेन फॉरेस्ट क्या होता है, मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड के ऊपर जिस तरह का सस्टेन्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है वो क्लाइमेट हो जाएगा। और वेदर रोज बदलने वाली चीज है, डे टू डे फिनोमिना है, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजंस और विंटर के हमारा चैप्टर है, चैप्टर क्या है, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्लाइमेट वाला जो पिलर है ना, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो क्या दिखा है, कोल्ड वेदर सीजन, मतलब विंटर सीजन ऐसा सीजन होता है जिसमें आपको वेदर कैसा मिलेगा, सब कुछ ठंडा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली गिर जाता है। तो अब ये चार सीजन जो है तो इन्हें समझो जरा। पहला विंटर सीजन है जैसे, ठीक है। अब विंटर सीजन में क्या है, द सनरेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। विंटर सीजन में ये होता है कि सनरेज जो होती है वो डायरेक्टली इन द रीजन, मतलब क्या, इंडिया पे नहीं आ रही होती है। इंडिया आप देखोगे नदर्न हेमिस्फीयर में। अब नदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे सनरेज जो रहती है, तो विंटर्स के टाइम पे डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन कहां जा रही होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में लोग समर बना रहे होते हैं उस समय। तो उस सेंस में क्या है कि इंडिया में डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन नहीं आ रही है। ये एक्सप्लेन वाला पार्टी चल रहा है, इसे समझते चलना, ठीक है। तो दी सनरेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। इससे ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड होती है वो क्या होती है, लेस होती है। कहां पे, इंडिया में और पूरे के पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ हीट which the northern hemisphere receives in summer season, ठीक है। जब गर्मियों के दिन में जितनी सनरेज आ रही होती है उसकी अपेक्षा में कम सनरेज आती है। अब जब कम सनरेज आएगी तो दिखती बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। अब जब टेम्परेचर घट जाता है तो क्या होता है, कोल्ड वेदर बन जाता है ना, पूरा चारों तरफ ठंडा रहता है सब कुछ, तो कोल्ड वेदर सीजन बन जाता है, उसे हम विंटर कहते हैं। अब जैसे यहां पे क्या लिखा है, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। अब नदर्न इंडिया में और भी ज्यादा क्या हो जाती है, ये जो नदर्न इंडिया लिखा ना, तो हर चीज के पीछे कारण होता है। नदर्न इंडिया मतलब क्या है कि इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, तो नॉर्थ वाले पार्ट में टेम्परेचर और ज्यादा लो हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि नदर्न इंडिया देखोगे आप तो क्या होता है, ऊपर की तरफ हो गया, तो सोलर इंसुलेशन तो रिलेटिवली और
कम आएगी। और उसके बाद में सदर्न इंडिया में क्या है कि सी के पास में ना, तो यहां से सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती रहती है, तो टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता रहता है। लेकिन नदर्न इंडिया में पूरा लैंड है और यहां पे क्या है कि एक बार टेम्परेचर गिरना चालू होता है तो टेम्परेचर गिरते ही जाता है और बहुत एक्सट्रीम विंटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने क्या देखा, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। तो ये हमने यहाँ पे विंटर समझा कि विंटर में किस तरह से टेम्परेचर गिरता है, विंटर में मतलब कोल्ड वेदर सीजन होता क्या है। वीडियो में हम पढ़ेंगे हॉट वेदर सीजन और समर के बारे में। आपको पता है कि समर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि समर में गर्मियां बहुत लगती है, तो सनरेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन इंडिया। जैसे हम देखते हैं मार्च के बाद से, तो उस समय पे सनरेज जो है, तो सनरेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल्स ऑन इंडिया। अब सनरेज कहां आ रही है, डायरेक्टली इंडिया पे आ रही है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्या बताया था कि सनरेज इस तरह से आप देखोगे तो डायरेक्टली सदर्न पोल पे थी। ठीक है, मतलब सदर्न पोल के पीछे तक सनरेज जा रही थी, नॉर्थ पोल जो था तो डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन उसको रिसीव नहीं कर रहा था। अब क्या होता है, सन तो ये यही है, ठीक है, मान लो सन ये है, तो अब क्या होता है कि अर्थ घूम के उधर से सन के इस तरफ आ जाएगा। सन जब घूम के उधर आ गया, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब सनरेज सदर्न हेमिस्फीयर पे नहीं है, अब सनरेज कहां है, नदर्न हेमिस्फीयर पे है। और इंडिया जैसे यहां पे है, ये इंडिया में डायरेक्ट सनरेज आ रही है जो कि विंटर्स के टाइम पे नहीं आ रही थी। अब इंडिया में डायरेक्ट जब सनरेज आ रही है तो डायरेक्ट सनरेज के आने से क्या होगा, डायरेक्ट सनरेज के आने से हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की जाएगी, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब की जाएगी, तो जो रिलेटिव टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर से अगर कंपेयर किया जाए तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। अब जब नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो ज्यादा टेम्परेचर के चलते क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर के चलते यहाँ पे गर्मियां बढ़ जाएगी। तो अब क्या होता है, क्योंकि सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट आ रही है और डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन के चलते इंडिया का जो रीजन है वो डायरेक्ट सनरेज रिसीव कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उस बढ़ते टेम्परेचर को हम कैरेक्टराइज करते हैं हॉट वेदर सीजन या फिर समर के नाम से। क्लियर, टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। यहां पे एक चीज समझ लो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। ये चीज समझो, क्या होता है कि समर सीजन में इंडिया में खास करके नदर्न पार्ट में एक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो लू की होती है। ठीक है, तो लू क्या होता है, तो बहुत तेज जो गर्म हवाएं चलती है ना, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप बीमार भी हो सकते हो, वो लू होती है। आई होप ये समझ में आया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। अब इसे साउथ वेस्ट क्यों कहते हैं ये समझो, क्योंकि इंडिया में ये जो सीजन आता है ना, वो यहां से जो विंड्स आ रही होती है, ये विंड्स ऐसे जो विंड्स चलती है, जिधर से हवाएं आ रही है ना, तो हवाओं की पूंछ पकड़ो बस। तो अब ये टेल कौन से डायरेक्शन में आ रही है, देखो साउथ और वेस्ट। ये विंड अगर इधर मूव कर रही है तो जहां टेल आती है हम वहां से उस विंड का नाम रख देते हैं, तो ये साउथ वेस्ट विंड है। इसीलिए अभी साउथ वेस्ट विंड हमारे यहाँ मानसून लेके आती है। मानसून मतलब बारिश होती है, तो इसलिए रेनी सीजन भी कहा जाता है या फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कहा जाता है। रेनी सीजन, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। ऑनसेट एंड एडवांस मतलब क्या है कि इस सीजन में बारिश आना चालू हो जाती है। पानी आएगा तो पानी के फिर बहुत सारे अलग एडवांटेजेस हैं, वो बताऊंगा आपको। जून जुलाई से लगा के या सितंबर अक्टूबर तक ये वाला जो टाइम पीरियड रहता है इसे रेनी सीजन कहा जाता है। क्लियर, अब क्या है, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। इंडिया के इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो अब विंड्स क्या करने वाली है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से फ्लो करेगी। अरेबियन सी से विंड्स जाएंगी, बे ऑफ बंगाल से विंड्स जाएंगी। बे ऑफ बंगाल भी क्या है, एक वाटर बॉडी है, समुद्र का हिस्सा है। ठीक है, अरेबियन सी भी समुद्र है। तो यहां से जब ये विंड्स चलेंगी ना, ये सारी विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, ठीक है, पानी लेके जाएगी। अब ये सारी विंड्स जब अपने साथ मॉइस्चर उड़ा के ले जाएगी तो वो मॉइस्चर क्या करेगा, यहां पे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, मतलब बारिश हो जाएगी। अब मॉइस्चर जब प्रेसिपिटेट करेगा, बारिश होगी, तो उस बारिश के चलते क्या देखने को मिलेगा, उस मॉइस्चर के चलते जब प्रेसिपिटेशन होगी तो उस प्रेसिपिटेशन से हमें यह फायदा मिलने वाला है कि हमारे यहाँ नदियों में पानी आ जाएगा, हमारे यहाँ जमीन को पानी मिल जाएगा, हमारे फसलों को पानी मिल जाएगा। ठीक है, इस विंड्स कैरी मॉइस्चर विद देम, और वही मॉइस्चर क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पानी में, वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएगा नीचे। व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स। अब देखो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मॉइस्चर एकदम से पानी कैसे बन जाता है। तो क्या होता है कि ये इंडिया है, मान लो यहां पे हिमालयाज है, आपको पता है, तो ये विंड्स जो है जब क्रॉस करेगी तो यहाँ वेस्टर्न घाट भी है, तो अब ये विंड्स जब ऐसे जाती हैं तो जैसे जैसे हाइट मिलते जाएगी, पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा ना, बादल को ऐसे तो नहीं कि पहाड़ फोड़ के निकल जाएगा बादल। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं क्लाउड्स सैचुरेट हो जाते हैं एक तरह से, मतलब वो जो उनके अंदर मॉइस्चर है वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर ड्रॉपलेट बन गया। अब जैसे जैसे ड्रॉपलेट भारी होगी तो हल्की चीज रहती है, तब तक तो मॉइस्चर उड़ता रहता है हवा में, लेकिन जैसे ही वो मॉइस्चर भारी होता है, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, तो वो नीचे पानी बन के गिर जाता है। क्लियर, तो व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स। अब ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मॉनसून सीजन बताया था, रेनी सीजन, जिसमें क्या होता है हमारे यहाँ पानी आता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमारे यहां से पानी जाता है। ठीक है, तो ये रिट्रीट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीट करना मतलब वापस जाना। ठीक, तो यहां पे देखो आप क्या हो रहा है कि ये जो विंड्स ऐसे आई थी पहले हमारे यहाँ बारिश लेके आई थी,
वो सारी विंड्स अब वापस जा रही है लौट के, तो वो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून हो गया। इस सीजन को ऑटम सीजन भी कहा जाता है। ये कौन सा टाइम पीरियड होता है मैं आपको समझाता हूं कि जब बारिश खत्म होती है और विंटर्स सही तरह से आए नहीं होते हैं, तो दिवाली के आसपास वाला जो टाइम पीरियड रहता है उसे रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस विंड्स मूव करने लगती है। जैसे यहां ये जो विंड्स आई थी, ये विंड्स अब जो पहले इस डायरेक्शन में गई थी, साउथ वेस्ट विंड्स जो थी, तो अब वो चेंज हो जाती है, वो चेंज होकर इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है, ये रिट्रीट करने लगती है। तो अब आप यहां पे देखोगे क्या हो रहा है, जब रिट्रीट कर रही तो बारिश करते हुए जाएगी क्या वो? नहीं। क्यों? क्योंकि अब विंड्स मॉइस्चर थोड़ी ना उठा रही है, यहां तो जमीन है सारा सब कुछ, लेकिन कुछ विंड्स जो क्या करेगी, यहां से मॉइस्चर उठाएगी, तो वो ये वाला जो कोस्टल एरिया है हमारा आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, वहां पे बारिश जरूर करवा देगी। ठीक है, तो कुछ विंड्स के कारण क्या होती है, बारिश होती है हमारे सदर्न स्टेट्स में, यहां पे सदर्न स्टेट्स के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में बारिश हो जाती है। ठीक है, ये रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। क्यों? क्योंकि पानी वापस रिट्रीट कर रहा है। तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, और इस सीजन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल हो जाती है। जब विंड्स चेंज करती है अपना डायरेक्शन और हमारे यहां बारिश खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वाला जो ऑटम सीजन होता है उसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। बारिश, क्योंकि पानी अब गिरना बंद हो जाता है और कहीं कहीं पे लेकिन बारिश होती है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज पे। क्यों होती है तो वो भी समझ लो, क्योंकि ये विंड्स जब रिट्रीट कर रही होती है तो रास्ते में उन्हें बे ऑफ बंगाल मिलता है और बे ऑफ बंगाल से वो मॉइस्चर लेती है और यहां पे प्रेसिपिटेट करवा देती है। अब जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में इन जनरल किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, तो इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो तो साल के 12 महीनों में से 6 महीने तो हम क्या करते हैं, मानसून विंड्स जो रहती है, ठीक है, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो फ्लो करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, हमारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज होता है। ये जो दो आप देख रहे हो कि विंड्स फ्लो कर रही है, ये विंड्स मानसून विंड्स कहलाती है और वो हमारे पूरे के पूरे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस सेंस में क्या है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। फाइन, तो जब मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो इसके कुछ फायदे भी हैं, तो उसके फायदे समझो। देखो, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स एंड रेन डिपेंड्स ऑन मानसून विंड्स। ठीक है, तो अगर विंड्स नहीं चलेगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हम लोग खाएंगे क्या? ठीक, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, तो रेन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड मानसून मींस एडुकेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। ठीक है, अच्छा मानसून जब होता है, बारिश बहुत अच्छी होती है, तो सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल होगी। स्ट्रॉन्ग मानसून विंड्स चलेंगी तो वो बहुत सारा पानी लेके आएंगी, पानी जब लेके आएंगे तो उससे हमारी नदी तालाबों में पानी होगा। ठीक है, हमारे पास में जो क्रॉप्स हम खेती कर रहे हैं ना, तो खेती में हम बहुत अच्छी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उस तरह से मानसून तो क्या है, लाइफलाइन है हमारे देश की। मानसून विंड्स नहीं चलेगी, बारिश नहीं होगी और बड़ी दिक्कतें हो सकती है। क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कहां कैसा क्लाइमेट होने वाला है। तो क्लाइमेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होती है लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या है, जैसे अब अर्थ है, अर्थ पे आप देखते हो कि जो अमेजॉन बेसिन हमने यहां देखा था, ठीक है, वहीं पे हम पोल्स देखते हैं, तो क्योंकि पोल्स कहां इक्वेटर से दूर है, उसकी लोकेशन अलग है, अमेजॉन बेसिन की लोकेशन अलग है, तो लोकेशन के हिसाब से वहां पे क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, यहां ठंडा क्लाइमेट रहेगा, यहां गर्म क्लाइमेट रहेगा। तो क्लाइमेट की अगर आप बात करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्लाइमेट। जैसे लोकेशन हो गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जमीन से ऊंचाई कितनी है। तो आप देखोगे कि ये यहां पे उत्तर प्रदेश है और यहां पे मान लो क्या है, हिमालय है, तो वही एरिया में देखने को आपको ऐसा मिलेगा कि यहां क्लाइमेट कुछ और रहता है, यहां क्लाइमेट कुछ और रहता है। एल्टीट्यूड, जितना जमीन से ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर गिरते जाएगा, टेम्परेचर गिरते जाएगा, क्लाइमेट बदलते जाएगा। आया ना समझ में? डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी मतलब क्या, जैसे ये इंडिया है, अब आप देखोगे यहां एक सिटी है मुंबई, मुंबई भी उतनी पॉपुलेटेड है जितनी कौन सी, दिल्ली पॉपुलेटेड है। मुंबई का क्लाइमेट अलग रहेगा, दिल्ली का क्लाइमेट अलग रहेगा। मान सकते हैं आपकी बात की लैटिट्यूड जो, तो दोनों के अलग अलग लैटिट्यूड है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि जो सी के पास में सिटीज रहती हैं, तो सी के पास के सिटीज को क्या मिलती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मिलता रहता है। जब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मिलेगी ना, तो उससे क्लाइमेट मॉडरेट होता रहता है। ठीक है, मतलब जैसे इधर से ठंडी हवाएं चलेगी, रात में इधर से गर्म हवाएं चलेगी, तो ठंडी हवा गर्म हवा क्या करती रहेगी, क्लाइमेट को मॉडरेट करके रखेगी। लेकिन जो इंटीरियर लैंड्स हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटीरियर लैंड्स में टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं। विंटर्स में हड्डी जमा देने वाली ठंड होगी और समर्स में गर्मी इतनी होगी कि आपकी हड्डियां गर्म हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो उस तरह से इंटीरियर लैंड में एक्सट्रीम टेम्परेचर, लेकिन जो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी देखें तो वो जगह जो सी के पास में, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। फिर वैसे ही रिलीफ फीचर, रिलीफ मतलब क्या है कि कहीं पहाड़ होंगे तो वहां अलग तरह का, ठीक है, कहीं प्लेटू होगा तो वहां अलग तरह का क्लाइमेट, ठीक है, कहीं प्लेन्स होंगे तो वहां अलग तरह का क्लाइमेट, ये रिलीफ होता है। रिलीफ मतलब जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। आया ना समझ में? अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारे फैक्टर्स के ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। उस तरह से क्या है कि इंडिया का क्लाइमेट जो है इन जनरल आप कहेंगे तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या करती है, वेरी करती है इंडिया में भी। सदर्न इंडिया में और नदर्न इंडिया में बोथ द प्लेसेस ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। फाइन, डिफरेंस इन क्लाइमेट जैसलमेर, द्रास, मुंबई, दिल्ली। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 2 सेकंड पहले जो पॉइंट बताया कि अलग अलग एरिया पे अलग अलग क्लाइमेट होगा, तो आप देखो जैसलमेर कहां है,
राजस्थान में, तो राजस्थान में क्योंकि वहां के रिलीफ फीचर डेजर्ट है, पूरा डिस्टेंस फ्रॉम सी ज्यादा है, फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, एल्टीट्यूड वगैरह, लोकेशन उसकी कैसी है, लोकेशन ऐसी कि वहां पे विंड्स नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, विंड्स कौन सी, मॉनसून विंड्स, बारिश नहीं हो पाती है, तो वहां का क्लाइमेट आपको क्या मिलेगा, हॉट एंड ड्राई मिलेगा, ठीक है। फिर वही चीज आप देखोगे द्रास में, लद्दाख, द्रास में क्या होता है, क्योंकि वहां तक भी बारिश नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो एल्टीट्यूड वाइज ज्यादा है, तो वहां पे डेजर्ट तो है लेकिन कोल्ड डेजर्ट है। मतलब लद्दाख में आपको ये देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, और बारिश होती नहीं है, तो वहां पे सूखा है लेकिन ठंडा है। तो जैसलमेर में हॉट एंड ड्राई है, यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई है। अब मुंबई का देख लो, दिल्ली का देख लो, तो मुंबई मैंने आपको बताया डिस्टेंस फ्रॉम सी क्या है, कम है, तो वहां मॉडरेट क्लाइमेट। दिल्ली में चले जाओ तो एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी। तो सारी चीजें क्या रहती है, क्लाइमेट जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और उस तरह से उन सारे फैक्टर्स के हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। क्लाइमेट वाला पिलर जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेचुरल वेजिटेशन, अब दूसरा वेजिटेशन वाला पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहां तो वेजिटेशन लिखा है और यहां पे क्या लिखा है, नेचुरल वेजिटेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब आपको पता है कि प्लांट्स, जो भी हरियाली आपको देखने को मिलती है वो सारा सब कुछ वेजिटेशन में आ जाएगा। जिस भी प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो सब क्या आ जाएंगे, वेजिटेशन में आ जाएंगे। तो वेजिटेशन के अंदर क्या है, देखो, ट्रीज आएंगे, ग्रास आएगी, बुशेज आएंगे, श्रब्स आएंगे। तो बुशेज, ठीक है, श्रब्स वगैरह छोटे छोटे हम जैसे देखते हैं ना कि पौधे रहते हैं, कैक्टस वगैरह, ये तो ये सारा सब भी वेजिटेशन का पार्ट होता है। जो भी फ्लोरा वाला सिस्टम है पूरा, ठीक है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ वेजिटेशन में आ गया। नेचुरल क्या है, तो देखो यहां पे नेचुरल क्या है, दी ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। जो नेचुरली ग्रो कर रहा है, नेचुरली कैसे, अगर हम देखते हैं कि हिमालयास पे अगर ऐसे कोनिफेरस ट्रीज मिल रहे हैं आपको, तो वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे जो क्लाइमेट है, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से नेचुरली वहां पे इस तरह के पेड़ क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो पेड़ हमारे यहां नहीं लगेगा, हम अगर एक सैंपल ले आते हैं, उसको कुछ ना कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई कर लेते हैं, और वो पेड़ हम कहां लगाने की कोशिश करते हैं, हिमालय से लाके आप लाके उसे तमिलनाडु में लगाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस आर्टिफिशियली जनरेट कर लो, तो आप वो वहां पे भी ग्रो कर लो, तो वो वेजिटेशन तो कहलाएगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने क्या करा है, वो आपने लगाया है। डेजर्ट में कैक्टस का जो पौधा है वो लग गया, तो वो वहां का नेचुरल वेजिटेशन है। अब शोपीस के लिए लोग अपने घर पे भी रख लेते लगा के, तो ऐसा नहीं कि कैक्टस मना बोल देगा मुझे यहां ग्रो नहीं होना, मैं तो डेजर्ट में जा रहा हूं, लेकिन क्या है कि वो डेजर्ट का नेचुरल वेजिटेशन है। तो नेचुरल वेजिटेशन का कंसेप्ट क्या होता है, तो दी ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference or help from human beings। यहाँ पे आप ये ग्रासेस देख रहे हो तो किसी ने ऐसा जाके लगाया नहीं है, वो ग्रासेस अपने आप ग्रो हुई है, ह्यूमन बींग्स ने किसी तरह की हेल्प नहीं दी है, ह्यूमन बींग्स ने किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करा है। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा देते तो वो वेजिटेशन तो कहलाएगा, लेकिन वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं रहेगा। यही सिंपल सी चीज है। डिफरेंस क्यों होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि डेजर्ट में आपको कैक्टस देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन्स तो ऐसे कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, कहीं ट्रॉपिकल डेसिडियस, कहीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये तरह तरह के अलग अलग फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिल रहा है, ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंस, ऐसा अलग अलग क्यों है, अलग अलग क्यों है, आप खुद दोगे इसका जवाब। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो वेरिएशन है, तो वेरिएशन आती है क्लाइमेट के कारण, क्योंकि अब हिमालयास पे अलग क्लाइमेट रहता है, डेजर्ट में अलग क्लाइमेट रहता है, पोल पे अलग क्लाइमेट रहेगा। सब जगह जब अलग अलग क्लाइमेट है तो उस क्लाइमेट के हिसाब से वेजिटेशन भी वहां का अलग अलग होगा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग क्लाइमेट ओवर दैट एरिया। उस एरिया पे, उस जगह पे जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह का वहां पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। आगे समझ में। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब इंडिया में यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ क्लाइमेट है, ठीक है, साउथ इंडिया में कुछ क्लाइमेट है, वेस्टर्न इंडिया में आप देखो तो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर ब्रॉड सेंस में भी देखा जाए तो हमारी कंट्री जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकला हुआ है यहां से, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो अब क्या होता है कि आधा हमारा ट्रॉपिकल एरिया में आता है, आधा सब ट्रॉपिकल में आता है। तो क्लाइमेटिक जोन जो है हमारी इंडिया का वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, अलग अलग है। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे होती नहीं है। तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है तो तरह तरह का वेजिटेशन यहां देखने को मिलता है। ये सारे फैक्टर्स है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें तो कहीं पे रेनफॉल ज्यादा है, कम है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कम है, सॉइल जैसे एक फैक्टर ले लो आप। तो ये सारी चीजें वेरी करती है कि इन सारी चीजों के चलते वेजिटेशन वेरी करता है। तो ब्रॉडली हमारे पास में 5 तरह के वेजिटेशन है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोनी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 तरह के वेजिटेशन इंडिया में है। मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो वेजिटेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी कंट्री में डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल है और रेन फॉरेस्ट है, 2 शब्द है इसमें। तो ट्रॉपिकल क्या हो जाएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री यहां पे जैसे 23 डिग्री नॉर्थ में, 23 डिग्री साउथ में, ये वाला जो एरिया है पूरा, ये जो ट्रॉपिकल एरिया है,
ठीक है। इस ट्रॉपिकल एरिया के बीच में जो रहेगा फॉरेस्ट वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट आगे लगा दिया, मतलब क्या है कि ये ऐसे जंगल होते हैं जहां पे खूब पानी गिरता है, तो पेड़ भी क्या होंगे, बहुत डेंस होंगे, ठीक है। अब ट्रॉपिकल एरिया है तो वहां पे ह्यूमिडिटी भी होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले रेन फॉरेस्ट। क्या ये फॉरेस्ट इस ट्रॉपिकल एरिया से बाहर नहीं हो सकते हैं अगर मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी है, तो ये जो भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ना, ये वेरिएशन किस बेसिस पे देखने को मिलेगा, ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो जहां पे ट्रॉपिकल एरिया मतलब गर्मी होगी और बारिश ज्यादा होगी, वहां पे ये फॉरेस्ट पाया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अकर्स इन द एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड हाई टेंपरेचर, दो चीज लिख सकते हो आप। तो जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव होगी उन एरियाज में पाया जाएगा, ठीक है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। तो यहां पे डैम्प वेजिटेशन एक तरह से देखोगे ना, यहां पे आप देखो इतना घना है कि यहां पे सनलाइट ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो नीचे क्या होता है, नीचे अंधेरा टाइप से होता है। स्पीशीज ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब क्या होता है कि यहां पे पानी बहुत गिरता है, तो ऐसा है कि पेड़ जो है, तो पेड़ों को कोई वो नहीं रहता कि हमारे पानी की कमी हो जाएगी तो गर्मियों में पत्ती को हम गिरा दे। जैसे आपने देखा होगा ना कि गर्मियों में मार्च के आसपास क्या होने लगता है, जब समर्स आने वाले रहते हैं तो अधिकतर ट्रीज क्या करते हैं, अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं नीचे। क्यों गिरा देते हैं पत्तियों को, क्योंकि उन्हें ऐसा रहता है कि अगर ये पत्तियां रहेगी तो हमारा पूरा ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी बाहर, सन जो है वो सूरज दादा पूरा पानी पी जाएंगे, ठीक है। तो उस ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उससे बचने के लिए पेड़ क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। लेकिन यहां पे पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, खूब बारिश हो रही है, तो पेड़ क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि गर्मियों में पत्ती गिराना, उनकी जब इच्छा होती तब, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि इस टाइम पीरियड में क्या करना है, हमें लीव्स शेड करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप अगर देखोगे दूसरे फॉरेस्ट जो है, तो आप देखना गर्मियों में वहां पे सूना सूना लगने लगता है। क्यों, क्योंकि पत्तियों ने, सारी ट्रीज ने अपनी लीव्स को शेड कर दिया है। लेकिन यहां पे हमेशा हरा भरा दिखेगा आपको, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया, फाइन। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर महागोनी, इबोनी एंड रोजवुड। तो ये पेड़ पाए जाते हैं, महागोनी का पेड़, ठीक है, रोजवुड, इबोनी। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दीज फॉरेस्ट। पाया कहां जाता देखो, तो ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न स्लोप मतलब क्या, जैसे ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट का ये वाला जो स्लोप है पूरा, यहां पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो जब मैंने बताया था आपको क्लाउड्स आएंगे ना, तो जब क्लाउड्स आएंगे तो वो बारिश करेंगे, और बारिश जो है तो क्लाउड्स को ये पहाड़ इस तरफ ही रोक लेंगे, तो बारिश इस तरफ होगी। ये जो एरिया रहेगा ये रेन शेडो रहता है, यहां बारिश कम होती है। क्यों, क्योंकि ये स्लोप के कारण पूरा क्लाउड्स जो है ना, तो क्लाउड्स का पानी इधर ही गिर गया, तो क्लाउड्स इस हाइट पे आ रहे हैं। अब क्लाउड्स को पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ते चढ़ते तब वो क्या हो जाएंगे, वो जो ड्रॉप्स है ना, वो मॉइस्चर और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो सारा ड्रॉपलेट पानी का वहीं पे गिर जाएगा, तो इस कारण से बारिश अधिकतर इधर होती है। तो ये एरिया आप देखोगे ना, इस एरिया में क्या पाया जाता है, इस एरिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल एरिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी पाया जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मैसन राम वगैरह जो ऐसे एरियाज हैं, यहाँ हिल्स हैं बहुत सारी, तो हिल्स क्या कर लेती है, क्लाउड्स को ट्रैप कर लेती है और यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी कंट्री में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है तो इन एरियाज में पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो इन आइलैंड ग्रुप से भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। आ गया समझ में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया, जो एवरग्रीन रहते हैं, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस दोनों फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं, दोनों ही ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। डिफरेंस क्या है कि दोनों ही ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले हैं, 23 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ साउथ रिस्पेक्टिवली। लेकिन क्या है कि डेसिडियस फॉरेस्ट जो रहते हैं वो कम पानी में ग्रो करते हैं। कम पानी इन द सेंस कि जितना पानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लगता है उतना पानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को नहीं लगता है। या फिर ऐसे समझो कि वो एरिया जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और वो एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जैसे मैंने एवरग्रीन बताया आपको, तो वेस्टर्न घाट की एक स्ट्रिप पे देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप में, और उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उतने में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। लेकिन हमारी कंट्री का जो मेजर पार्ट है, हमारी कंट्री के मेजर पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फाइन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मेजर पार्ट में पाए जाते हैं। दे आर लेस डेंस, बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं, लेकिन दे आर लेस डेंस, उतना ज्यादा क्या है, डेंसली वेजिटेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है। दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, पत्तियां अपने, ये पेड़ जो है डेसिडियस पेड़, ये पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। क्यों,
वही वाला कारण है, पानी बचाने के लिए। गर्मियों में यूजुअली तो मार्च अप्रैल वाला जो टाइम पीरियड रहता है, वहां पे क्या होता है, लीव शेडिंग पीरियड होता है इनका, तो सारे डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं नीचे, ताकि पानी जो है, ठीक है, पानी कौन सा पानी, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू, पत्तियों के थ्रू पानी इवापोरेट हो जाता है ना, उस पानी को रोक लिया जाए, ठीक है, उस पानी को बचा लिया जाए। तो दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, दैट इज ड्यूरिंग अप्रैल और मार्च। तो इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो ये सारे पेड़, साल, टीक, पीपल, सागवान का पेड़, शीशम का पेड़, नीम का पेड़। फिर क्या है, दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। जैसा मैंने आपको बताया कि मेजर पार्ट इसी फॉरेस्ट से कवर होता है। तो देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, ठीक है, नीचे भी चले जाओ आंध्र प्रदेश। तो इतने पूरे एरिया में ये जो लाइट ग्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है, तो यहां पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आया समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस मतलब क्या होता है, देखो थॉर्नी मतलब जिसमें कांटे हों, तो कांटे वाली जो बुशेस, जो छोटे छोटे झाड़ियां होती है ना, जो वो थॉर्नी बुशेस में आती हैं, ठीक है। अब ये भी एक तरह का वेजिटेशन है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि थॉर्नी बुशेस जो है वो वेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं तो इस तरह का वेजिटेशन एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में पाया जाएगा, जहां गर्मी बहुत ज्यादा हो, बारिश बहुत कम हो, तो वहां पे ऐसे ही पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो सूखे एरियाज हैं, सूखा कहां पे पड़ता है कंट्री में, देखो तो आपको पता है कि डेजर्ट जो है, तो डेजर्ट में बारिश कम होगी, तो वहां पे सूखा रहने वाला है। उसके बाद में क्या, प्लेटू जो है ना, मैंने आपको वेस्टर्न घाट बताया था। अब वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है, इस साइड वाला जो हिस्सा रहेगा, यहां पे तो खूब बारिश हो रही है, लेकिन ये रेन शेडो एरिया हो जाते हैं, मतलब यहां तक क्लाउड्स पहुंच नहीं पाते हैं। अब क्या होगा, क्लाउड्स फिर आगे चले जाएंगे, तो ये वाला जो ईस्टर्न स्लोप होता है, ये वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है ना, ये ईस्टर्न स्लोप, यहां पे भी क्या होता है, ड्राई एरिया है, तो यहां पे जो वेजिटेशन डेवलप होने वाला है, यहां पे जो वेजिटेशन ग्रो होने वाला है, वो होगा थॉर्नी बुशेस, ठीक है। अब देखो, द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। बहुत छोटी पत्तियां, ना के बराबर होती है, अगर होती भी है तो, या फिर क्या होंगे, कांटे होंगे। क्यों होंगे, तो देखो ताकि जो वाटर लॉस है वो ना हो। वाटर लॉस कैसा ना हो, अब छोटी पत्तियां है तो क्या ही सूरज ज्यादा पानी खींच पाएंगे उसमें से, ठीक है, पोर्स होंगे, लेकिन वो छोटी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अब मान लो जैसे केले का पत्ता देखा आपने, इतना बड़ा होता है, उसमें से ट्रांसपिरेशन खूब होता होगा। एग्जांपल में हम देखेंगे तो बबूल, अब बबूल का पेड़ पाया जाता है यहाँ पे, थॉर्नी बुशेस वाला जो वेजिटेशन होता है वहां पे, तो उसकी पत्तियां कितनी छोटी होती है, कैसे ट्रांसपिरेशन होगा। तो जैसे कैक्टस देखोगे आप, कैक्टस में कांटे होते हैं, तो ये वेजिटेशन क्या है, देखो हरियाली पहले ही बहुत कम है। अगर कोई जानवर है, मान लो कैमल है, उसने देख लिया कि भैया यहाँ तो हरा दिख रहा है कुछ, तो खा लेंगे इन्हें, ठीक है। और यहां डेजर्ट में सर्वाइव करना इतना मुश्किल है, नेचुरली क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ताकि क्या हो कि वाटर लॉस ना हो, पानी खत्म ना हो उनका, वो बचे रहे, कोई खाए ना उन्हें जानवर इस तरह से। तो इसके बाद में जो पोर्स रहते हैं, पोर्स से कांटे निकल आते हैं, तो इवोपरेशन भी नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत अडेप्टेबल रहता है, मतलब जैसा क्लाइमेट वैसा वेजिटेशन। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, इंटर रिलेशन होना चाहिए। तो द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। कैक्टस, काहिर, बाबुल, ठीक है, बबूल, कीकर आर इंपॉर्टेंट। तो ये इस तरह के कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये सारे पेड़ पौधे कहां पे, थॉर्नी बुशेस वाला, या फिर जो ड्राई एरिया होता है जहां पे बारिश कम होती है, जहां पे इस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ये पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। दिस इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। अब पाया कहां जाता है इंडिया में इस तरह का वेजिटेशन जो है, तो राजस्थान का पूरा वेस्टर्न पार्ट जो होता है, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट हरियाणा, पंजाब का जो जहां पे ड्राई रीजन है, बारिश नहीं हो पाती है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये क्यों है मैंने समझा दिया आपको, एक बार फिर से बता देता हूं कि क्लाउड्स आएंगे तो सारा प्रेसिपिटेशन इधर हो जाएगा, ये वाले एरिया पे बारिश नहीं हो पाएगी। ड्राई एरिया में वेजिटेशन थॉर्नी बुशेस वाला। आगे समझ में? तो हर चीज को क्या करके पढ़ा करो, रिलेट करके पढ़ा करो, तब मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट थॉर्नी बुशेस। क्लियर? ये और देख लो, तो इस तरह से, ऐसा नहीं कि पेड़ होते ही नहीं है, पेड़ होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। और पेड़ का क्या होता है, इनिशियल लेवल पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है कम पानी में, तो वैसे ही पेड़ ग्रो कर पाते हैं। जैसे बबूल है, तो बबूल में क्या है, ना ज्यादा पत्तियां होती है, कांटे कांटे होते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं। और जानवर भी देख लो वहां पे, तो ऊंट देख रहे हैं कि अब क्या तो खाएंगे, इनमें कांटे लगे हैं, ठीक, ये सारी चीजें रहती है। आई होप सारी चीजें समझ में आई आपको। हम पढ़ेंगे माउंटेन वेजिटेशन के बारे में। माउंटेन वेजिटेशन क्या होता है, तो जो पेड़ पौधे हमें कहां देखने को मिलते हैं, पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं। अब माउंटेन वेजिटेशन आप दो शब्द से बना हुआ है, पढ़ते से समझ में आ जाएगा कि जो पहाड़ों पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पहाड़ों पे जिस तरह का वेजिटेशन होता है वो माउंटेन वेजिटेशन होता है। अब मजेदार चीज क्या है पता है, कि माउंटेन वेजिटेशन जो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। अब माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन ये भी होंगे और ये बोर्ड के बाहर भी जा सकते हैं हम। तो माउंटेन की हाइट वेरी करती है, ठीक है। अब इतना ऊंचा जो माउंटेन है उस पे अलग तरह का वेजिटेशन होगा, इतने ऊंचे पे अलग तरह का वेजिटेशन होगा, और बहुत ऊंचे पे वेजिटेशन होगा भी ही नहीं। जैसे आप देखोगे माउंट एवरेस्ट जो है, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पेड़ थोड़ी ना लगेंगे कोई। क्यों? क्योंकि वो इतनी हाइट पे पहुंच गया कि वहां
प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वहां पे क्या मिलेगा आपको, तो वहां पे आपको एक एलगी वगैरह मिलेंगे, ऑक्सीजन की कमी रहती है वहां पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी जो रहता है, मैंने बताया था आपको कि नीचे की तरफ क्या रहता है, हमारा प्रेशर सही रहता है, ऊपर जैसे जाओगे तो लो प्रेशर क्रिएट होने लगता है, तो ऑक्सीजन वगैरह की कमी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब देखो क्या माउंटेन वेजिटेशन जो है, तो माउंटेन वेजिटेशन इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो अब आप पहाड़ में किस वेजिटेशन की बात करोगे, तो यहां पे एक चीज सीधी सी है, सिंपल सी समझ लो, विद द इंक्रीज इन हाइट देयर इज फॉल इन टेंपरेचर। पहाड़ ऊंचे होते जाएंगे जैसे, तो वहां पे टेंपरेचर गिरते जाएगा। कुछ पहाड़ों पे यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, जो छोटे पहाड़ है तो पेड़ पौधे जंगल देखने को मिलेगा, लेकिन वही चीज अगर पहाड़ बहुत ऊंचे हैं तो आपको यहां पे टेंपरेचर गिरने के कारण, मतलब टेंपरेचर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, माइनस में चले जाता है टेंपरेचर, तो यहां पे आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी, पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। जैसे हिमालयन रेंजेस में पीक जो रहते हैं तो सफेद चादर में ढके हुए पहाड़ देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन छोटे पहाड़ों पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। सिंपल। एट द हाइट बिटवीन 1500 मीटर एंड 2500 मीटर मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। तो माउंटेन वेजिटेशन को हम ऐसे ले लेते हैं कि एक स्पेसिफिक हाइट के बाद में, जैसे 1500 से 2500 इतने मीटर की हाइट के बीच में क्या होता है, जो पेड़ पाए जाते हैं माउंटेन्स पे, वो कोनिकल फॉरेस्ट होते हैं। कोनिकल फॉरेस्ट क्या होता है, आइसक्रीम का कोन होता है, ठीक है, तो उसे कोन कहते हैं हम, क्यों? क्योंकि कोन की तरह होता है, मतलब तो ये इस तरह के पेड़ होते हैं कोनिकल, जिनके पेड़ का टॉप क्या होता है, टॉप थोड़ा सा पहाड़ों की तरह होता है, जो समिट होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, बेस धीरे धीरे आते आते ब्रॉड हो जाता है। ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ अडेप्टेबल होता है, क्योंकि यहां पे स्नोफॉल होती है ना, तो ये पेड़ स्नो को नीचे की तरफ स्लाइड करवा देते हैं, स्नो को। और अगर मान लो पेड़ ऐसे होते हैं कि ऐसी पत्तियां निकल रही है अलग अलग, तो फिर तो क्या होता है, पेड़ टूट ही जाते, क्यों? क्योंकि स्नोफॉल में वजन बढ़ता है और पेड़ की डालियां जो शाखाएं जो है वो नीचे गिर जाती। तो इस सेंस में क्या, बहुत क्लाइमेट के हिसाब से, वहां की सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टिव प्लांट्स होते हैं। ये अडेप्टिव प्लांट्स हमने देख लिया। तो दीज ट्रीज आर कॉल्ड कोनिफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि कोनिकल होते हैं शेप में। जब पेड़ कोनिकल होंगे तो उन पेड़ों का नाम भी होगा कोनिफेरस। कोनिफेरस, अब कोनिफेरस में एग्जांपल में हम अगर देखें तो जैसे चीर, पाइन, ठीक है, देवदार, ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। चीर, पाइन, देवदार आर इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और मैंने बता दिया कारण क्या है, कि कारण ये होता है कि वो अडेप्टेबल हो उस तरह से, मतलब कि स्नोफॉल वगैरह होता है वहां पे, तो सर्वाइव करने के लिए उन्हें कोनिकल शेप लेना ही पड़ता है पेड़ों को। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने वेरी अकॉर्डिंग टू हाइट बताया ना, तो इस हाइट पे माउंटेन में आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ दिख रहे हैं, लेकिन और पीछे की ये हिल्स देखो तो व्हाइट व्हाइट क्या है, यहाँ वेजिटेशन नहीं है, यहाँ बर्फ जमा हुआ है पूरा। तो क्लासिकल एग्जाम्पल जो है माउंटेन वेजिटेशन का, वो हिमालयन माउंटेन रेंज है। हिमालयन माउंटेन रेंज में जैसे हमने 3 रेंज पढ़ी थी, तो ये जो नीचे की 2 रेंजेस है, तो यहां पे फिर भी आपको बहुत ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। जो तीसरी रेंज है ये, ठीक है, बड़ी वाली, जिसमें हाइट बहुत ज्यादा है, तो इस रेंज में क्या होता है कि आधे माउंटेन्स में तो आपको देखने को मिल जाएगा पेड़, लेकिन माउंटेन्स का ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है तो वहां पे बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो हमारा माउंटेन वेजिटेशन भी कंप्लीट होता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक स्पेसिफिक टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, विच कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। आप पेड़ों की जड़ों को अगर देखोगे तो ये इस तरह के फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जो कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया समझते हो ना, जो समुद्री तट होता है, जहां पे समुद्र से जमीन जो मिल रही है, तो कोस्टल एरियाज में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकी रूट्स आधी सबमर्ज्ड होती है। अब देखो ये रूट्स ऐसी है जो जमीन पे भी उठी हुई दिख रही है आपको, तो ये इस तरह के पेड़ होते हैं। रूट्स जो रहती है आधी सबमर्ज रहती है और आधी आपको पानी के ऊपर दिख रही होगी, और उसी के साथ साथ में सलाइन वाटर में सर्वाइव करने वाले। सलाइन वाटर मतलब क्या होता है, जो नमकीन पानी होता है, क्योंकि आप देखोगे समुद्र में नमक होता है और ये कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं ये ऐसे अडेप्टेबल होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, सलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर, सलाइन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। They are found mainly in सुंदरबंस in वेस्ट बंगाल एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब पाए कहां जाते हैं, तो देखो सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये देखो, ये यहां से हमारी गंगा रिवर आएगी, क्लियर, और यहां से आएगी जैसे ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद में यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, क्लियर। डेल्टा क्या होता है, ये रिवर है, और रिवर जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है और अलग अलग ब्रांचेस में निकल जाती है समुद्र में मिलने से पहले, ठीक है। ये रिवर आ रही है, ये समुद्र है, तो समुद्र में मिलने से पहले जब अलग अलग ब्रांचेस बनाती है वो डेल्टा होता है। ये सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे। तो सुंदरबन डेल्टा में बहुत ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए रखा है क्योंकि वहां पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं। ये सुंदरी पेड़ होते हैं, ठीक है, एक स्पीशीज है, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्पीशीज है ये सुंदरी ट्री है। तो जहां सुंदरी ट्री पाए जाते हैं उस पूरे के पूरे डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद वाले सुंदर नहीं है। तो सुंदरी इज वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन नेम्ड। ये यहां अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अब अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या है, क्योंकि ये पूरी तरफ से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो जो वेजिटेशन वहां पे एक तरह से क्या करने वाला है, सर्वाइव करने वाला है। तो इंटीरियर पार्ट आइलैंड के अंदर तो मान लो दूसरे पेड़ मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोस्टल एरिया पे आइलैंड को चारों तरफ से मैंग्रोव वेजिटेशन ने घेरा हुआ है।
क्लियर है? तो इसकी विशेषता ये है कि जब टाइड्स आती है ना बहुत तेज, वेव्स आती है बहुत तेज, ऐसी लहरें बढ़ेगी। अब लहरें बढ़ेंगी और कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया पे लहरें टकराएंगी, तो हो सकता है कि अगर मैंग्रोव वेजिटेशन ना होते तो लहर बढ़ती हुई लहर पानी अंदर तक ले जाती। लेकिन मैंग्रोव वेजिटेशन क्या करता है, मैंग्रोव ट्रीज क्या करते हैं, ये पेड़ जो रहते हैं, सारी रूट्स जो रहती है पेड़ों की, जैसे ये रूट्स हैं, ठीक, तो सारे पेड़ों की, ये पेड़ है तो सारे पेड़ों की रूट्स आपस में इंटरलॉक्ड रहती है। तो अब क्या होता है कि जब वेव्स आती है बहुत तेज, तो क्योंकि इंटरलॉक्ड रूट्स रहती है, वेव्स ऐसे तेज आएंगी तो ये वेव्स को रोक लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुनामी वगैरह वाले सिचुएशन में, साइक्लोन जब आते हैं तो बहुत मददगार साबित होते हैं, और ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक भी करते हैं। ये मैंग्रोव वेजिटेशन मैंने बताया। व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है? देखिए बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है फॉरेस्ट एंड वी। तो अगर हम बात करते हैं तो हम हर मायनों में जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। हम पेड़ों के ऊपर, पेड़ों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी तरह से डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर अस, तो फॉरेस्ट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। फॉरेस्ट जो होते हैं तो वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं हमसे, हम उनके ऊपर काफी हद तक क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें क्या चाहिए रहती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है। और उसके बाद में हम जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़िए आपने, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स। तो इस तरह से नेचर में एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो वो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जो रहती है वो आपको कहां से मिलेगी, प्लांट से। प्लांट्स कहां मिलेंगे, फॉरेस्ट में। तो सिंपल सी चीज है, इस सेंस में हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, ठीक है, thus they control soil erosion। तो एक जंगल में जब पेड़ लगते हैं तो पेड़ों की रूट्स रहेगी, दिखती बात है। अब पेड़ों की जो रूट्स रहती है तो रूट्स क्या करके रखती है, सॉइल को बांध के रखती है। अब ये स्लोप है, ठीक है, अब यहां पे एक पेड़ लगा दिया आपने, तो पेड़ की क्या रहेगी, जड़ें रहेंगी, जड़ें फैली हुई रहती बहुत ज्यादा। तो अब ये इतनी पूरी जमीन जो है, ये वाली पूरी जमीन, ये पेड़ ने अपनी जड़ से पकड़ के रखी है, रूट से पकड़ के रखी है। अब क्या होगा, जब बारिश होगी, बारिश के पानी में पॉसिबिलिटी थी कि मिट्टी बह जाती, लेकिन ये जड़ों के कारण सॉइल वाज होल्डेड बाय द रूट्स, तो उसके चलते क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, ठीक है, thus they control soil erosion, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लो पेड़ नहीं होते, पेड़ नहीं होते, जड़ें नहीं होती, जड़ें नहीं होती तो सॉइल को किसी ने बांध के नहीं रखा होता। अब अगर बारिश होती बहुत ज्यादा तो ये क्या होता, मिट्टी भी बह के चले जाती पानी के साथ में, स्लोप है ना, मिट्टी भी बह के चले जाती। तो अब सोच लो कि कितनी सारी सॉइल फिर हमारी समुद्र में चले जाती, जो ऊपर की टॉप सॉइल है वो तो बह जाती। अब टॉप सॉइल बह जाती तो फिर फर्टिलिटी बचती नहीं है। तो सेंस में ये हमारे लिए सॉइल, प्रोडक्टिव सॉइल जो रहती है, फर्टाइल सॉइल जो रहती है, उन्हें बचा के रखते हैं जंगल, ठीक है, पेड़। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, टिम्बर मिलता है, लकड़ियां मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए। फिर फ्यूल वुड, तो जिन लोगों के यहाँ चूल्हा जलता है तो चूल्हा कब जलेगा, जब उनके पास लकड़ियां होगी, तो ये फ्यूल वुड मिलेगा उन्हें, ठीक है। फिर फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, तो जड़ी बूटी, हर्ब्स, लैक, हनी, गम, ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अब देखो, लेकिन ये जब इतने यूजफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो देखो, ऑक्सीजन, मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड्स, बैट भी जो देखते हो आप तो विलो के पेड़ से बनता है बैट, फर्नीचर वगैरह सारी चीजें। रबर भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। पेड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट निकाला जाता है लैटेक्स, उससे रबर बनाई जाती है। टिम्बर, नेचुरल हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये पॉइंट तो हमने शायद मिस कर दिया यहाँ पे। फॉरेस्ट आर दी नेचुरल हैबिटाट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जानवरों का घर है जंगल। तो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और ये सब कुछ फॉरेस्ट से मिलता है, तो हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर चैलेंजेस, कि जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, फॉर्चुनेटली इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। एक बड़े पैमाने पे हमारे नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय किया गया है। किसके द्वारा, तो हमारे ही द्वारा, बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। हम पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेड़ से हम क्या कर रहे हैं, लकड़ियों से अलग अलग फर्नीचर इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारी बड़े बड़े फर्नीचर हाउसेस चल रहे हैं, ठीक है। हम पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कारण प्रोड्यूस भी करना पड़ रहा है, तो लकड़ियां काटी जा रही है, सारी चीजें हो रही है ना। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ काट रहे हैं, उस कारण से क्या हो रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू दिस रीजन। अगला क्या है, हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो पोल्यूशन के चलते क्या होता है, क्लाइमेट बदल रहा है। क्लाइमेट बदल रहा है तो बारिश ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है कि जहां से ये सारे फैक्टर्स अरोज हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं बाहर, वो फैक्टर क्या है, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं फॉरेस्ट को, नेचुरल वेजिटेशन को। अब सोल्यूशन क्या निकल के आ सकता है, देखो, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, पेड़ ज्यादा लगा दो। और क्या करना चाहिए कि जो है पेड़ उन्हें बचा लो। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। वन महोत्सव जैसे ये बहुत सारे प्रोग्राम्स करते भी हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से, ताकि हम क्या करें,
पेड़ लगाए काफी सारे। जब काफी सारे हम पेड़ लगाएंगे तो एक तरह से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि कितना जरूरी है पेड़ों को बचाना, हम हमारे अर्थ को और ग्रीन बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट जरूरी क्यों है, उनको क्या खतरा है, कैसे हम बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या आने वाला है, सारा जानवर आने वाले सारे। तो फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, चाहे चूहे से लगा के हाथी तक सभी प्रकार के जानवर फॉरेस्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया इज हैविंग थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं ऐसे जानवर। मैमल्स मतलब जो सीधे जन्म देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, जैसे आप देखोगे गाय भैंस है तो ये क्या करते हैं, सीधे अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे वंडे नहीं देते ना। बर्ड्स, सेट, वर्म्स। ठीक है, तो द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर यानी क्या होता है, बाघ होता है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। फिर गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है, एशिया में जो लायन पाए जाते हैं वो, और गिर फॉरेस्ट एक लास्ट रिजॉर्ट बचा है उनका। ठीक है, गिर फॉरेस्ट में इस तरह के एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं जो थोड़े से बब्बर शेर की तरह होते हैं। क्लियर। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस, तो एक सिंग वाला जो राइनोसोरस है जो असम में पाया जाता है। रोम इन दी फॉरेस्ट ऑफ असम। एलिफेंट देखोगे तो साउथ इंडिया में भी बहुत सारे एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे आपको। कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारा थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट में ऊंट पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, जंगली गधे पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया में और आसाम वगैरह में एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। अब बात करते हैं हिमालयन रीजन, जहां पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जैसे डेजर्ट में क्लाइमेट अलग है तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, कैमल मिलेंगे, लेकिन कैमल वही आपको हिमालय पे थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो वहां पे याक वगैरह होंगे, वाइल्ड गोट होती है, स्नो लेपर्ड, बियर वगैरह, ये सब कुछ हिमालयन रीजन में मिलते हैं। अब आगे देखो अगर, तो इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े जानवर ही है, हमारे यहाँ पक्षियां जो होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे तरह तरह के पक्षी भी मिलते हैं। तो द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, जो हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, मोर है वो पिकॉक। अदर कॉमन एनिमल्स आर पैरट, ठीक है, पिगन्स, ठीक है, मैना, गीस, बुलबुल एंड डक, सारे पक्षी भी और पाए जाते हैं। ये भी वाइल्ड लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। बर्ड सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो ये पक्षी हैं, लेकिन पक्षियों को भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बर्ड सेंचुरीज बनाते हैं। बर्ड सेंचुरीज में आप क्या कर रहे हो, आप ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करते हो और स्पेसिफिकली देखते हो कि हाँ यार ये तालाब है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ के आते हैं, तो हम उन्हें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो बर्ड सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, उनका नेचुरल हैबिटेट बनाने के लिए हमने, लेकिन जो नेचर में है उसे प्रोटेक्ट करके उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट तो क्रिएट कर ही सकते हैं। तो ऐसे बर्ड सेंचुरीज वगैरह बनाई जाती है। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में स्नेक्स भी, जैसे कोबरा है, क्रेट है, ठीक है, आर इंपॉर्टेंट अमंग देम। वाइल्ड लाइफ को भी खतरा है, देयर आर चैलेंजेस। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे जो समझाया कि फॉरेस्ट इज होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगल है तभी वाइल्ड लाइफ है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, जंगल ही काटते चले जा रहे हो, तो वाइल्ड लाइफ कहां से बचेगी बताओ। अब जंगल नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ कहां से आएगी, और इसी के चलते क्या है, चैलेंज यही है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। और इसी कारण से बहुत तेजी से क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज हमारी कंट्री की खत्म हो गई है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर मेंशन बिलो। मेनी नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। बहुत सारे नेशनल पार्क्स, ठीक है, नेशनल पार्क्स के साथ साथ सेंचुरीज के साथ साथ में बायोस्फीयर। जैसे एक कोई जंगल है तो जंगल को गवर्नमेंट स्पेशली रिकॉग्नाइज कर लेती है, क्या ये एरिया जो यहाँ पे ह्यूमन बींग ज्यादा इंटरफेयर ना करें, ठीक है, यहाँ हमने इन जानवरों को क्या दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। तो उस पर्पज से क्या किया जाता है, जानवरों को प्रोटेक्शन देने के लिए आप किसी फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों अलग चीजें होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे और इनके बारे में। गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। अब क्या होता है, गवर्नमेंट पायलट प्रोग्राम्स चलाती है। पायलट प्रोग्राम्स में क्या करती है, तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इसी तरह से अलग अलग जानवरों को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ऐसे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा पायलट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्शन देती है, ये सारी चीजें करती है गवर्नमेंट। फिर क्या है, वी शुड रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न, फर, स्किन एंड फेदर्स। ठीक है, तो जो एनिमल के बॉडी पार्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स रहते हैं, अगर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देंगे तो जानवरों को मारा नहीं जाएगा। तो उस सेंस में क्या है, जैसे जो एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे आप देखोगे बहुत सारे जैकेट्स वगैरह एक्सपेंसिव जो होते हैं, शूज होते हैं, कुछ शोपीस होते हैं, जो क्या होता है कि किसी ना किसी एनिमल प्रोडक्ट से बना हुआ रहता है, बॉडी पार्ट से बना हुआ रहता है, जैसे बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, फेदर्स। तो ये प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें क्या कर देना चाहिए, खरीदना बंद कर देना चाहिए, ताकि उनकी जिस कारण से उन्हें एनिमल्स को मारा जाता है उनके बॉडी पार्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, जब हम प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे तो एनिमल्स को कोई नहीं मारेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड पिलर जो था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर, सिक्स्थ जियोग्राफी, ठीक है, पूरी कंप्लीट कर लिया।